Hi guys, welcome to the CA Final SFM chapter number 14 part 2। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो स्टार्टअप फाइनेंसिंग है और पिच टैक्स है कैसे काम करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आगे की जो चीज़ें हैं लाइक टाइप ऑफ द फाइनेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हमारा मोड ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द स्टार्टअप। सो मोड ऑफ द फाइनेंसिंग क्या हो सकते हैं स्टार्टअप्स के लिए। सो फर्स्ट आ गया हमारा बूट स्ट्रैपिंग। सो बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है बेसिकली वो चीज़ जो आपने पूरा का पूरा अपनी सेविंग्स से बनाया हो। लाइक इंडिविजुअल इज सेड टू बी बूट स्ट्रैपिंग व्हेन अटेम्प्ट टू फाउंड एंड बिल्ड ए कंपनी फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंसिंग। बेसिकली उसने पर्सनल फाइनेंसिस से अपनी कंपनी बनाई है पूरी की पूरी एंड फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ द न्यू कंपनी, या जो आपकी नई कंपनी की ऑपरेटिंग रेवेन्यू है उसके थ्रू। लाइक जित बूट स्ट्रैप बेसिकली वही होता है कि आपने पूरी पूरी जो अपनी कंपनी है पूरा पूरा बिजनेस अपने पर्सनल फाइनेंस से खड़ा किया है। तो वो चीज़ क्या है बूट स्ट्रैपिंग है। A common mistake made by the most founders is that they make the unnecessary expenses toward the marketing, offices and the equipment. So एक कॉमन मिस्टेक क्या होती है, और ये बेसिकली रियलिटी की मिस्टेक है, कि ज़्यादा पैसा मार्केटिंग ऑफिस और इक्विपमेंट्स वगैरह पे खर्च कर देते हैं। लाइक शुरू में आपकी मार्केटिंग काफ़ी करा देंगे, काफ़ी पोश ऑफिस ले लेंगे, उसके अलावा महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लेके आ जाएंगे, लेकिन बेसिकली वो अफोर्ड नहीं कर पाती इन चीज़ों को और वो सारा पैसा उसी में घुस जाता है। फिर इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस लीड टू कंपल्शन द वेटफुल एक्सपेंडिचर। बेसिकली ज़्यादा पैसा डालना आपका बिजनेस लीड्स के ऊपर तो वो बेसिकली वेस्टफुल है। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट बाय द स्टार्टअप फ्रॉम देयर ओन सेविंग लीड्स टू कोशियस अप्रोच। बेसिकली अगर आपने खुद की इन्वेस्टमेंट की है अपने स्टार्टअप में तो उसके लिए आपको सावधानी से पैसा खर्च करना पड़ेगा। इट कब्स द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड एनेबल द प्रमोटर बी ऑन देयर टोज ऑल द टाइम। सो बेसिकली आपको क्या है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को आप कम करो, और जो प्रमोटर है वो अपना पूरा टाइम स्पेंड करे उसको बिजनेस को ग्रो करने में। हियर आर द सम ऑफ द मेथड्स इन द स्टार्टअप फाइनेंस कैन बी बूटस्ट्रैप। बेसिकली कुछ मेथड हैं स्टार्टअप फाइनेंसिंग में जिनको आप बूटस्ट्रैप बोल सकते हो। स्टार्टअप फर्म इनको बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट व्हेन ए पर्सन इज स्टार्टिंग हिज बिजनेस, जब एक बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है, सप्लायर आर रिलेक्टेंट टू गिव द क्रेडिट। सप्लायर्स उसको क्रेडिट नहीं देते, कोई उधार पे माल नहीं देगा। दे विल इंसिस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ देयर गुड्स सप्लाई बाय कैश और क्रेडिट कार्ड। वो बेसिकली इंसिस्ट करते हैं कि उनकी पेमेंट करो, आप चाहे तो कैश में या बेसिकली आप क्रेडिट कार्ड से। ए वे आउट इन हिस सिचुएशन टू प्रिपेयर वेल क्राफ्टेड फाइनेंशियल प्लान, और इस केस में बेसिकली आपको एक फाइनेंशियल प्लान की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू पे ए विजिट टू द सप्लायर्स ऑफिस, और बेसिकली आपको एक फाइनेंशियल प्लान के साथ सप्लायर के ऑफिस में जाना है। इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो ओनर कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, तो आप सीधा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो ओनर से। ऑन द अदर हैंड इफ़ इट इज़ अ बिग फर्म, अगर वो बड़ी फर्म है तो आपको सीएफओ के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसको कन्विंस करना पड़ेगा अपने फाइनेंस प्लान पे कि आपके क्या आपका फाइनेंस प्लान है। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे आप उसको कन्विंस करते हो। जो फाइनेंशियल प्लान है उसको शो करो, और जो ओनर और फाइनेंशियल ऑफिसर है उसको अगर एक्सप्लेन किया गया बिजनेस के बारे में तो वो बेसिकली आपको फर्स्ट ऑर्डर, उसी के बेसिस पर हम अपना फर्स्ट ऑर्डर लेते हैं क्रेडिट पे, कि लाइक हमें अपना फाइनेंशियल प्लान दिखा के क्रेडिट पे ऑर्डर मिल सके, उधार पे मिल सके, और ताकि हम अपना जो बिजनेस है शुरू कर सके। द ओनर ऑफ द फाइनेंशियल ऑफिसर मे गिव द हाफ द ऑर्डर ऑन द क्रेडिट एंड द बैलेंस ऑन डिलीवरी। बेसिकली वो हाफ जो ऑर्डर है वो उस पे दे सकता है, क्रेडिट पे दे सकता है, और जो बैलेंस है मतलब आपको डिलीवरी के टाइम पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ट्रिक क्या यूज़ करनी है आपको, गुड शिप्ड एंड सेल देम बिफोर पेइंग टू देम। बेसिकली गुड्स जब शिप की गई है तो आप उसको बेच दो, उसी टाइम कोई ग्राहक लेके आ जाओ और बेसिकली तभी उसको पे कर दो। वंस वन ऑल्सो बोरो टू पे फॉर द गुड्स ऑल्सो, और वो बेसिकली आपकी गुड्स के लिए भी पे कर देगा। देयर इज इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो, इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी हो सकती है। ट्रेड क्रेडिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल नीड घट जाएगी। लाइक एक आप पैसा लोगे, पहले माल खरीदोगे, उसमें अपना माल में पैसा फंसाया, फिर आप सेलर ढूंढने जा रहे हो, मतलब फिर बायर ढूंढने जा रहे हो, बायर को बेचोगे तो वो टाइम होगा ना वो कम हो जाएगा आपका। पहले बायर ढूंढ के लेकर आओ, कंपनी में बात करो, बोलो मैं क्रेडिट पे हूँ, मेरे पास बायर है, और सीधा वहाँ से बेचो और उसको फाइनेंस दो। सो बेसिकली ये रिटेल ऑपरेशंस में काफ़ी करते हैं। वैन यू विजिट योर सप्लायर टू सेटअप योर ऑर्डर ड्यूरिंग द स्टार्टअप पीरियड, और आप जब इस स्टार्टअप पीरियड के टाइम पर अपना सेटअप करने जाते हो ऑर्डर, तो वो डायरेक्टली आप ओनर से बात करो। स्मॉल कंपनी में, लार्जर बिजनेस है तो आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से बात कर सकते हो। इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, ऑफिसर को फाइनेंशियल प्लान दिखाओ, और ओनर को बताओ, फाइनेंशियल ऑफिसर को बताओ अपने बिजनेस के बारे में, और बेसिकली उससे अपना ऑर्डर लो क्रेडिट पे ताकि अपना लॉन्च कर सको बिजनेस वेंचर। तो ये बेसिकली काफ़ी चीज़ें घटा देता है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या एक फाइनेंस का मेथड है
इसमें बेसिकली क्या है, जो अकाउंट रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस है इज सोल्ड टू द कमर्शियल फाइनेंस कंपनी टू रेज द कैपिटल। लाइक आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, जो डेटर्स हैं बिजनेस के, वो आप बेच देते हो कमर्शियल फाइनेंस कंपनीज को, मतलब जिस जो फाइनेंस कंपनी है उसको आपने बेच दिया और उसको बोला कि हमारे कैपिटल रेज करो इनसे, इनसे पैसा, मतलब इनके बेसिस पर पैसा दे दो हमें। फैक्टर देन गोट होल्ड ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस। उसके बाद जो वो है अपने जो कंपनी है वो आपके अकाउंट रिसीवेबल्स को ले लेगी एंड एज्यूम द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द रिसीवेबल्स एज वेल एज डूइंग द पेपर वर्क। और बेसिकली कलेक्ट भी वही करेंगे रिसीवेबल्स को और पेपर वर्क भी वही करेंगे। फैक्टरिंग कैन परफॉर्म ऑन द नॉन नोटिफिकेशन बेसिस। फिर फैक्ट्री बेसिक की फैक्टरिंग बेसिक आपकी परफॉर्म की जाती है। कस्टमर मे नॉट टोल्ड दैट देयर अकाउंट्स हैव बीन सोल्ड। सो इस बेसिस पे कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि उसके अकाउंट्स बिक गए हैं। उसी को हम फैक्टरिंग बोलते हैं। मेरिट और डिमांड करते हैं फैक्टरिंग की। जो प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग में एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपकी कॉस्ट घट गई क्योंकि रिकवरी वही करेगा। इट कैन एक्चुअली रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग द अकाउंट रिसीवेबल सच एज बुक कीपिंग वगैरह, कलेक्शन वगैरह, क्रेडिट वेरिफिकेशन, सबकी कॉस्ट घट गई। और कंपैरिजन कैन बी मेड बिटवीन दिस कॉस्ट फीस पेबल टू द फैक्टर। और अगर आपने कंपेयर किया जितनी इनकी कॉस्ट लग रही थी और जितना फीस पे कर रहे हो रिकवरी एजेंट को, इन मैनी केसेस इट हैज ऑब्जर्व दैट द फ्रूटफुल टू यूटिलाइज द फाइनेंस मेथड। और बेसिकली ये देखा जाता है कि फीस कम है और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने का खर्चा ज़्यादा है। अगर अकाउंटेंट रखते हो, बुक कीपिंग करते हो, तो आपको कम से कम 50,000 रुपये का एक महीने का खर्चा आता है। लेकिन आप सीधा वही चीज़ किसी फाइनेंस कंपनी को दे देते हो, तो अगर आपसे 2% भी लेते हैं, लाइक 1 लाख का 2% 2,000 रुपये हुए। इन एडिशन टू द रिड्यूसिंग द इंटरनल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। और बेसिकली इससे आपकी इंटरनल कॉस्ट घट जाती है बिजनेस की। फैक्टर से आपकी जो मनी है वो भी फ्री हो जाती है। और बेसिकली ये एक अच्छी चीज़ है बिज़नेस के लिए कि अपना बिज़नेस दूसरे को बेच देना। और जो गवर्नमेंट है वो डिले करती है पेमेंट में और ये भी ऑफसेट हो सकता है। मनी बेसिकली जनरेट की जाती है प्रॉफिट्स के थ्रू या अदर एवेन्यूज और बिजनेस के थ्रू। यूजफुल टूल है फैक्टरिंग रेज करने के लिए मनी और कैश फ्लो बनाने के लिए। लीजिंग क्या है? दूसरा पॉपुलर मेथड है बूटस्ट्रैपिंग का, जो इक्विपमेंट ऑफ द लीज रेदर देन परचेजिंग इट। सो बेसिकली आपके जो लीज है, आपने जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, लीज पे ले ली, उसको परचेज नहीं किया। ये रिड्यूस करता है कैपिटल कॉस्ट को भी, कैपिटल कॉस्ट आपकी घट जाएगी। और हेल्प करता है लेसी को क्लेम करने में, जो आपका टैक्स एग्जाम्पशन है उसको। ये बेटर है आपकी फ़ोटोकॉपी, लाइक आपने फ़ोटोकॉपी मशीन या ऑटोमोबाइल या वैन या मशीनरी क्या किया, लीज पे ले ली, तो आपको लमसम अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। और ये आपके लिए फिजिबल भी है स्टार्टअप के लिए, क्योंकि सारा पैसा उसमें नहीं घुसेगा। सो ये चीज़ हमें बताई गई है। एडवांटेज क्या है स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए कि प्रॉपर्टी इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं और जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है उसको बेसिकली पैसा मिल रहा है उसके बदले में। तो ये चीज़ है। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? Despite being a country of the many culture, community, traditional, inclined to business and entrepreneurship. So basically एक कंट्री काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं और वो ट्रेडिशनल इंक्लाइन करते हैं बिजनेस के साथ और एंटरप्रेन्योर के साथ। सो इंडिया स्टिल रैंक ऑन द लो ऑन द कंपेरेटिव थिंग्स अक्रॉस द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। इंडिया अब भी बेसिकली इंडिया का रैंक लो है एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में, इनोवेशन वगैरह में अब भी। रीज़न काफ़ी ऑब्वियस हो सकते हैं। ये इंक्लूड करता है आपके ओल्ड और आउटडेटेड ड्रामिक रूल्स को और रेगुलेशंस को। और बेसिकली अनदर जो रीज़न होता है सबसे बड़ा यहाँ पे रेप्टेप्टिज्म होता है कि यहाँ पे काम नहीं किया जाता। जो आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, जनरल सपोर्ट नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी एक बेकार चीज़ है यहाँ पे, इसकी वजह से स्टार्टअप इतने बढ़ नहीं पा रहे। एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल स्टार्टअप्स में या एंटरप्रेन्योर्स में। जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर्स के फैमिली या फ्रेंड्स हो सकते हैं या बाहर के बंदे हो सकते हैं। जो कैपिटल एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट हेल्प करने के लिए बिजनेस को और ऑन गोइंग करने के लिए बिजनेस में मनी, ताकि वो सपोर्ट कर सके बिजनेस को और कंपनी अपनी अर्ली स्टेज में अच्छे से काम कर सके। एंजल इन्वेस्टर बेसिकली ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स में होते हैं कंपेयर टू अदर लैंडर्स। सो बेसिकली वो इन्वेस्ट भी करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। और जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं फोकस भी करते हैं स्टार्ट करने में स्टार्टअप्स को, अपना फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाएगा, पॉसिबल प्रॉफिट कितना होगा और किस हिसाब से आप काम करोगे। एंजल इन्वेस्टर अपोजिट होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के। वेंचर कैपिटलिस्ट भी आगे पढ़ेंगे हम। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ये। और ये बेसिकली इंजेक्ट करते हैं कैपिटल आपके स्टार्टअप में एक्सचेंज ऑफ द ओनरशिप, कुछ ओनरशिप लेके। और जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली काफ़ी सारे लोग मिलकर एक जगह ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ है। जो एंजल इन्वेस्टर है अपनी टिपिकली अपनी मनी को यूज़ करते हैं। जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो मनी को पूल करते हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू और
फिर पैसा डालते हैं। मतलब एंजल इन्वेस्टर तो खुद का पैसा डालते हैं, खुद का होता है उनके पास, लेकिन जो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, काफ़ी सारे एंजल इन्वेस्टर को इकट्ठा करके उनसे पैसा लेते हैं, फिर डालते हैं वो लोग। वेंचर मतलब वेंचर वही बोल सकते हो, जॉइंट वेंचर की तरह 2 से 3 बंदों ने मिलकर एक वेंचर बना लिया, तो वो चीज़। वेंचर कैपिटल फंड क्या है? सो वेंचर कैपिटल फंड इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1970s के टाइम पे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी अपॉइंट की थी टैकल करने के लिए इश्यूज ऑफ द इन एडवोकेट फंडिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। बेसिकली क्या हो रहा था कि आपकी इन एडवोकेट फंडिंग, कम फंडिंग हो रही थी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कमेटी अपॉइंट की थी। सो उसके 10 साल बाद इंडिया में वेंचर कैपिटल फंडिंग स्टार्ट की गई आईडीबीआई और आईसीआईसीआई और आईएफसीआई बैंक के द्वारा। अगर जैसे जैसे इंस्टॉलाइजेशन होता गया, नवंबर 1998 के टाइम में गवर्नमेंट ने अनाउंस की नई गाइडलाइन सीसीआई, कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू, और जो फोकस करता है वेरी नैरो डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेंचर कैपिटल पे। और बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर की जाने लगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, और इसी के कारण जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लाइट में आई, और ये काफ़ी हाई रिस्की और अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट थी पहले। एट अबाउट द सेम टाइम द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइज a VC awareness seminar giving the birth to the players like TDIC, GVFL, कैन बैंक एंड पाथफाइंडर। सो वर्ल्ड बैंक ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था VC अवेयरनेस, जिसमें ये नए प्लेयर्स आए, TDICI, GVFL, कैन बैंक और पाथफाइंडर। और इनके अलावा दूसरे रिफॉर्म्स भी आए जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लिबरलाइज करने के लिए VC इंडस्ट्रीज को, और एबोलिश कर दिया सीसीआई को। मतलब ये आपकी कमेटी हटा दी गई 1995 के टाइम पे। और फिर फॉरेन फाइनेंस कंपनीज हैं उनको भी अलाउ किया गया इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, एफडीआई है यहाँ पे। सो लिबरलाइजेशन एक शॉर्ट स्पेन के लिए किया गया, और विद द न्यू कॉल्स फॉर द रेगुलेशन मेड इन द 1996, नई गाइडलाइन और लूप होल क्रिएट किए गए एक अनइक्वल प्लेग्राउंड बनाने के लिए जो फेवरेबल होते हैं फॉरेन प्लेयर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स को नई इंसेंटिव देते हैं, और हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में। So VC investing got considered boost by the IT revolution in the 1996. So VC industry basically boost तब की जब IT revolution आया 1997 में, जब डॉट कॉम आया था। So venture capitalist प्रोमिनेंट फाउंडर्स बन गए ग्रोइंग आईटी टेलीकॉम इंडस्ट्री। सो वेंचर कैपिटलिस्ट काफ़ी बड़े बड़े क्या बन गए, बेसिकली फाउंडर्स बन गए ग्रो करने के लिए आईटी इंडस्ट्रीज़ को। और ये इन्वेस्टर्स बेसिकली फ्लोट करते थे डॉट कॉम बूस्ट के कारण। डॉट कॉम बस जब हुआ था तो उस कारण इन लोगों ने काफ़ी फ्लोट किया, और इसी वजह से ये लोग अपनी अटेंशन को फिक्स करने लगे लेटर स्टेज फाइनेंसिंग, सीड फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ वेंचर कैपिटल हैज़ बीन डिक्टेड इन अ डायग्राम बिलो। सो फॉर्मेशन ऑफ द वेंचर कैपिटल आपका कैसे है? ट्रस्ट कंपनी, सो LLP कंपनी और ट्रस्ट ऐसे है। इन्वेस्टर्स इन द वेंचर कैपिटल फंड आर शोन इन फॉलो डायग्राम। लिमिटेड लाइबिलिटी LLP, पहले उन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड थी, फिर कंपनी बनी, फिर ट्रस्ट बना। हाई नेट इंडिविजुअल्स आपके HNIs होते हैं, लाइक रतन टाटा, अजीम प्रेम जी, मुकेश अंबानी, हाई नेट आपके इंडिविजुअल्स हैं। कोऑपरेशंस आपके कौन कौन है? कोऑपरेशंस बेसिकली आपके ये हो सकते हैं बैंकिंग कोऑपरेशन, ICICI, ये सारी चीज़ें। और पेंशन फंड कौन से? पेंशन फंड अलग अलग होते हैं, जैसे इंडिया में फिडेलिटी वगैरह है। बैंक्स कौन से होते हैं आपके? SDFC, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC वगैरह, और ये सारी चीज़ें। तो थ्री मेन टाइप ऑफ द फंड स्ट्रक्चर, वन फॉर द डोमेस्टिक एंड टू फॉर द ऑफशोर। 3 टाइप के फंड स्ट्रक्चर थे स्ट्रक्चर ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया में। डोमेस्टिक फंड कौन से थे? वो फंड जो बेसिकली अपना फंड डोमेस्टिकली रेज कर रहे थे, मतलब लोकल इन्वेस्टर से ही पैसा उठा रहे थे, लोकल एंजल इन्वेस्टर्स को मिलाया और पैसा डालना शुरू कर दिया। यूजुअली स्ट्रक्चर एज डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पुलिंग ऑफ द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। बेसिकली डोमेस्टिक व्हीकल्स को यूज़ कर रहे थे अपने फंड्स को इन्वेस्टर्स के लेने के लिए। एंड द सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर डेट कैरी द दोज ड्यूटीज ऑफ द एसेट मैनेजर। और बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी अलग था जो आपकी एसेट मैनेजर्स की ड्यूटी कर रहा था। चॉइस ऑफ द एंटिटी फॉर पूलिंग व्हीकल्स फॉल्स विद ट्रस्ट एंड कंपनी। जो आपकी चॉइस ऑफ द एंटिटी थी वो ट्रस्ट और कंपनी के बीच में लाई कर रही थी। इन इंडिया मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डज नॉट रिकॉग्नाइज अ लिमिटेड पार्टनरशिप। बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो लिमिटेड पार्टनरशिप को रिकॉग्नाइज कर रही थी। एंड ट्रस्ट फ्रॉम प्रिवेलिंग ड्यू टू ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, और ट्रस्ट को भी रिकॉग्नाइज कर रही थी क्योंकि ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें। ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर क्या था? 2 अल्टरनेटिव कॉमन अल्टरनेटिव अवेलेबल थे ऑफशोर फंड्स के लिए। ऑफशोर स्ट्रक्चर, यूनिफाइड स्ट्रक्चर। अंडर दिस स्ट्रक्चर एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल मेक्स द इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनी। सो इसमें क्या था, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है डायरेक्टली हो रही थी इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज में।
एलएलसी और एलपी बोलते थे इनको। और जो एसेट मैनेज की जा रही थी ऑफशोर मैनेजर्स के द्वारा मैनेज की जा रही थी। और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे इंडिया में वो कैरी कर रहे थे ड्यू डिलिजेंस और द आइडेंटिफाई डील्स। जो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे इंडिया में, वो डीडी की डील्स को पूरा कर रहे थे और डील्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे। यूनिफाइड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए इन फंड्स के अंदर, और इसी के लिए यूनिफाइड स्ट्रक्चर यूज़ किया जा रहा था। जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स थे अपनी एसेट को पूल कर रहे थे ऑफशोर व्हीकल्स के थ्रू, जो इन्वेस्ट की जा सके लोकल मैनेज ट्रस्ट में। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे थे ट्रस्ट में। तो उसको बेसिकली आप बोल सकते हो यूनिफाइड स्ट्रक्चर था, लोकल फंडिंग को सपोर्ट करने के लिए। सो वेंचर कैपिटलिस्ट फंड का क्या कंसेप्ट था? वेंचर कैपिटल मीन्स फंड मेड अवेलेबल फॉर द स्टार्टअप फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेस। आपके फंड्स अवेलेबल थे स्टार्टअप्स के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए, एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल के साथ। काफ़ी सारा ग्रोथ पोटेंशियल था आपका। एंड द वेंचर कैपिटलिस्ट मनी प्रोवाइडर द प्रोफेशनल वो अलोंगसाइड मैनेजमेंट इन्वेस्ट इन द यंग रैपिडली इन द कंपनी। बेसिकली वेंचर कैपिटल मनी प्रोवाइड करते थे प्रोफेशनल्स को जो अपनी कंपनीज को चलाना चाहते हैं और जिनकी मैनेजमेंट भी काफ़ी यंग है और जो कंपनीज काफ़ी ग्रो हो रही है नई टेक्नोलॉजीज के साथ। सो वेंचर कैपिटल क्या करते थे? फाइनेंस करते थे नई और रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज को, परचेज करते थे इक्विटी सिक्योरिटीज़ को, असिस्ट करते थे डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट में, कैसे आपका नया प्रोडक्ट लेके आओगे आप, ऐड करते थे वैल्यू कंपनी की एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू, मतलब पार्टिसिपेट करते रहते थे टाइम टू टाइम। करेक्टरिस्टिक्स क्या थी उनकी, वैसे क्या है? जो फंड आपके इन्वेस्ट किए जाते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन में, वो मिनिमम पीरियड आपका 3 साल होता है और मैक्सिमम पीरियड 10 साल होता है। 10 साल के बाद पैसा निकाल लेते हैं। लिक्विडिटी, जब वीसी इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेसिकली लिक्विडिटी फैक्टर पे बात आ जाती है। तो इसमें क्या है, लेस लिक्विडिटी होती है इक्विटीज़ में, क्योंकि वीसीज ने एक बार डाल दिया पैसा तो यूज़ हो गया, तो वो फटाफट निकाल नहीं सकते। सो वीसीज बेसिकली रिस्क लेने से हेजिटेट नहीं करते और ये हाई रिस्क के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। इक्विटी पार्टिसिपेशन, जो वीसी इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी, ये हेल्प करता है वीसी को पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट में और हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने के लिए। एडवांटेज ऑफ द ब्रिंगिंग द वीसी इन द कंपनी, ये इंजेक्ट करता है लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंसिस को, जो एक सॉलिड कैपिटल बेस प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर ग्रोथ को के लिए। बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस को बेनिफिट देता है कि आपकी इंजेक्ट मतलब पैसा डाला लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, जो आपको सॉलिड कैपिटल बेस प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। जो वेंचर कैपिटल होते हैं बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, शेयर करते हैं रिस्क और रिवार्ड दोनों चीज़ों को। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं और असिस्ट करते हैं कंपनी को आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनका नेटवर्क ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है एरियाज़ में, जो ऐड करते हैं कंपनी में एक वैल्यू। वेंचर कैपिटलिस्ट कैपेबल होते हैं प्रोवाइड करने के लिए एडिशनल राउंड ऑफ द फंडिंग, जो आपकी फाइनेंस ग्रोथ को सेटिस्फाई करता है। वेंचर कैपिटल एक्सपीरियंस होते हैं प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कंपनी फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफर। बेसिकली आपकी जो कंपनी के लिए आईपीओज बनाते हैं और अपनी स्टॉक एक्सचेंज में उसको लिस्ट कराते हैं। स्टेज ऑफ द वीसी फंडिंग क्या होती है? लो लेवल फाइनेंसिंग नीड टू प्रूव ए न्यू आइडिया। बेसिकली आपकी काफ़ी कम फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है एक आइडिया को प्रूव करने के लिए, बताने के लिए मार्केट में कि है हमारे पास ये आइडिया। स्टार्टअप, अर्ली स्टेज फर्म्स नीड फंडिंग फॉर द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मार्केटिंग। मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ की जाती है वो स्टार्टअप है। फर्स्ट राउंड, अर्ली सैलरी एंड मैन्युफैक्चरिंग द फंड, पहली सैलरी देने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सेकेंड राउंड, वर्किंग फॉर द अर्ली स्टेज कंपनी डेट आर सेलिंग द प्रोडक्ट बट नॉट रनिंग द प्रॉफिट। बेसिकली कंपनीज अर्ली स्टेज है, प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट अभी नहीं बना पाई है। थर्ड राउंड, मेजनाइज फाइनेंसिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सो एक्सपेंशन मनी फॉर द न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी, आपकी जो प्रॉफिटेबल कंपनी है प्रॉफिट आपकी कर रही है काफ़ी, तो मेजनाइज फाइनेंस उस चीज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि आप अगर आगे एक्सपेंड करना चाहते हो। ब्रिज फाइनेंसिंग आपकी होगी इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक, आईपीओ इशू करने के लिए आपका क्या किया जाता है? ब्रिज फाइनेंसिंग, फोर्थ राउंड में। अब इसमें फाइनेंशियल स्टेज देते हैं। सीड मनी, पीरियड कितना होता है? 7 से 10 साल का, और एक्सट्रीम होता है इसमें रिस्क। सो फॉर सपोर्टिंग ए कंसेप्ट ऑफ द आइडिया और R&D, इसको बोलते हैं सीड। स्टार्टअप क्या होता है? 5 से 9, वेरी हाई होता है। इनिशियलाइज द प्रोटोटाइप ऑपरेशन, जो अपने प्रोडक्ट बनाया है उसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए। फर्स्ट स्टेज हाई होता है, स्टार्टअप कमर्शियल मार्केटिंग मार्केटिंग करने के लिए। सेकेंड स्टेज 3 to 5, सफिशिएंट हाई होता है एक्सपेंड करने के लिए मार्केट को, ग्रोइंग करने के लिए वर्किंग कैपिटल को। थर्ड स्टेज मीडियम होता है, मार्केट एक्सपेंड करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए। और बेसिकली फोर्थ स्टेज आपका लो हो रहा है, फैसिलिटेट करने के लिए पब्लिक इश्यूज़ को। सो वीसी की इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होती है? अब ये सवाल आता है। एंटायर वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैन बी सेग्रीगेटेड इन द फॉलोइंग टाइप। बेसिकली इन स्टेप्स में बांटी गई है पूरी वीसी की प्रोसेस को। सबसे पहले डील ओरिजिनेशन।
सो वीसी ऑपरेट डायरेक्टली थ्रू द इंटरमीडिएट्स। वीसी ऑपरेट करता है इंटरमीडिएट्स के थ्रू। मेनली मैनी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क एज ए इंटरमीडिएट थ्रू द वीसीज। बेसिकली काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं वीसीज के लिए, और वो बेसिकली डील्स लेके आते हैं उनके लिए। बिफोर सोर्सिंग द कैपिटल डील, डील को सोर्स करने से पहले वीसी वुड इन्फॉर्म द इंटरमीडिएट और इट्स एम्प्लॉय अबाउट द फॉलोइंग। द सोर्स एंटिटी डज नॉट वेस्ट द टाइम। बेसिकली एक सी डील को सोर्स करने से पहले विस इन्फॉर्म कर देता है अपने इंटरमीडिएट्स को या एम्प्लॉयज़ को उस डील के बारे में, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो वो सोर्स क्या देखते हैं, सेक्टर का फोकस देखते हैं, स्टेज ऑफ द बिजनेस देखते हैं, प्रमोटर का फोकस देखते हैं, टर्नओवर देखते हैं। कंपनी वुड गिव द डिटेल बिजनेस प्लान, अपना बिजनेस प्लान दे देगी कंपनी पूरा का पूरा, जिसमें बिजनेस मॉडल, फाइनेंसिंग प्लान और एग्जिट प्लान, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये बेसिकली कवर किए जाते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, जिसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम, आईएम। जो टेनेटिव वैल्यूएशन है वो कैरिड आउट की जाती है आईएम में। स्क्रीनिंग, वन द डील वंस द डील इज सोर्स, एक बार डील हो जाती है, सेम वुड बी सेंड फॉर द स्क्रीनिंग बाय वीसी। तो एक बार डील हो गई तो आपकी जो डील है वो वीसी को भेज दी जाएगी। तो स्क्रीन इज जनरली कैरिड आउट बाय कमेटी, जो आपकी स्क्रीनिंग कमेटीज़ के द्वारा की जाती है, लाइक सीनियर लेवल के पीपल हैं वीसी के लिए, उनके द्वारा। और जो जब स्क्रीनिंग होगी तो सिलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, एक बार स्क्रीनिंग कर दी तो उसको आगे प्रोसेस के लिए हम देखेंगे। उसके बाद ड्यू डिलीजेंस, स्क्रीनिंग डिसीजन वुड टेक प्लेस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। स्क्रीनिंग भी आपकी की गई आपकी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के आधार पर, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कि इसको आगे लेके जाना है या नहीं। वीसी बेसिकली ये कैरी आउट कर देगा। फिर उसके बाद डीडी, ड्यू डिलीजेंस, ये बेसिकली प्रोसेस होती है जिसमें वीसी ट्राई टू वेरीफाई करता है कि जो उसने नंबर्स दिए हैं या उसने जो मतलब फिगर्स हमें बताए हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ सही है या नहीं, उसको वो मतलब इन्वेस्टिगेशन कराता है उसकी। और ये बेसिकली जनरली एक्सटर्नल बॉडीज़ के द्वारा की जाती है, मतलब जो वीसी से बाहर की कोई बॉडी होगी, बाहर की कोई कंपनी होगी, लाइक बिग फोर्स होगी, उनके द्वारा की जाएगी। और सो जो फीस ऑफ ड्यू डिलीजेंस है वो बेसिकली वीसी पेड करता है, क्योंकि वो अपने लिए काम करा रहा है। और दिस कैन बी शेयर्ड बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द इन्वेस्टी। सो ये बेसिकली शेयर की जाती है इन्वेस्टर के बीच में और इन्वेस्टी के बीच में, मतलब जिसको पैसा डालना है वीसी को, और जो इन्वेस्टी है जो कंपनी है, ये बेसिकली डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट्स के बीच में। और डील स्ट्रक्चरिंग, वंस द केस पास, एक बार केस बेसिकली आपकी डीडी आपकी हो गई सही, उसके बाद डील को स्ट्रक्चर किया जाता है, मतलब आपकी डीडी सही मिल गई, उसके बाद डील को स्ट्रक्चर किया जाता है। और जो डील स्ट्रक्चर की जाएगी इस तरीके से कि दोनों पार्टीज़ के जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दोनों पार्टी जीत जाए। और द कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है वो इंश्योर किया जाएगा प्रमोटर रिटेन करे अपने राइट टू बाई बैक्स को। मतलब प्रमोटर क्या है, जो कंपनी का मालिक, अपने राइट टू बाई बैक का उसके पास ऑप्शन होना चाहिए, मतलब अपने शेयर्स को बाई बैक कर सकता है। और अगर वीसी एग्जिट करना चाहता है तो वीसी बेसिकली कंडीशन डालता है कि प्रमोटर है टू सेल ए पार्ट ऑफ द स्टेक अलोंग विद द वीसी। तो बेसिकली जो अगर वीसी एग्जिट करना चाहता है, वीसी एक कंडीशन डालेगा कि पार्ट ऑफ, जो प्रमोटर है पार्ट ऑफ द स्टेक बेच देगा वीसीज को, मतलब वीसी के साथ अगर वो निकलना चाहते हैं तो इसको क्लोज को क्या बोलते हैं, टैग अलोन क्लोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं, टैग अलोन क्लोज। अब पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है। इन दिस सेक्शन वीसी नॉमिनेट इट्स नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। बेसिकली वीसी अपना नॉमिनी बता देता है कि किसके थ्रू उसको फंड्स अपने आगे फ्लोट कराने हैं। और बेसिकली कंपनी हैज़ टू एडहेयर द सर्टेन गाइडलाइन। बेसिकली कंपनी को ये सारी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, लाइक स्ट्रॉन्ग एम आई एस, पूरा अच्छा अपना एम आई एस बना के रखो, बस्टिंग सिस्टम रखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखो अच्छी, और अदर कॉर्नेंट ऑफ द वीसी, दूसरे कॉर्नेंट्स ऑफ द वीसी को पूरा करो। और पीरियडली कीप द वीसी अपडेटेड, और वीसी को अपडेट करते रहो पीरियडली अबाउट द सर्टेन माइलस्टोन। अगर माइलस्टोन आपके मेट नहीं हो रहे कंपनीज के हिसाब से, तो आप ये एक्सप्लेनेशन दो वीसी को, और वीसी इंश्योर करेगा प्रोफेशनल मैनेजमेंट और सेटअप करेगा कंपनी के अंदर। एग्जिट प्लान, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टिंग, वीसी वुड आस्क द प्रमोटर और कंपनी टू स्पेल आउट डिटेल द एग्जिट प्लान। बेसिकली इन्वेस्टिंग के टाइम पे वीसी ये पूछ लेता है कि बाद में आपका एग्जिट प्लान क्या है, आईपीओ करना चाहते हो या फिर कंपनी को सेल करना चाहते हो किसी दूसरे स्टार्टअप को, या बेसिकली क्या करना चाहते हो, या कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हो। तो एग्जिट प्लान हैपन्स इन द टू वे, दो तरीके से हो सकता है। वन वे टू सेल टू थर्ड पार्टी, किसी तीसरे बंदे को आपने बेच दी, एक वीसी एक कंपनी और किसी दूसरे बंदे को, मतलब लाइक जैसे फ्लिपकार्ट ने अपनी जो वो है ऐप है वो वॉलमार्ट को बेचा है, तो वॉलमार्ट केस में थर्ड पार्टी है। तो किसी तीसरे बंदे को बेचना चाहते हो, या फिर आईपीओ के थ्रू जाना चाहते हो, लाइक आईपीओ लेके आना चाहते हो आप, जैसे ऊबर अपना आईपीओ लेके आया प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। या सेकंड वे क्या होता है,
प्रमोटर विड गिव ए बाय बैक। और सेकंड वे क्या होता है, प्रमोटर मतलब खुद के शेयर खुद खरीद लेगा, मतलब जो उसने वीसी को 10% शेयर दे रखा था, वीसी को पैसा देगा और अपना शेयर खुद खरीद लेगा, खुद अकेला कंपनी का मालिक बन जाएगा। तो वो चीज़ कर सकते हो आप। सो अगर एग्जिट इज़ नॉट हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, और एग्जिट आपका आईपीओ की फॉर्म में नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी की सेल में नहीं हो रहा, तो प्रमोटर को बायबैक करना पड़ेगा। उस केस में एक ही ऑप्शन बनता है, और जो प्रमोटर बायबैक इज द फर्स्ट रिफ्यूजल मेथड अडोप्टेड। तो बेसिकली प्रमोटर का जो बायबैक है, प्रमोटर बायबैक है, वो कोई भी अडोप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि पैसा देके क्यों खरीदेगा, उसका सारा पैसा तो उसमें घुस जाएगा। द प्रमोटर वुड गेट इन द फर्स्ट राइट ऑफ द बायबैक। स्टार्टअप इंडिया स्कीम बेसिकली इनिशिएटिव की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 16 जनवरी 2016 को, जो प्रोवाइडेड करती है, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स पे अप्लीकेबल होती है। स्टार्टअप मीन्स नॉट प्रायर टू द 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। विद द एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, एक साल से ज़्यादा, मतलब 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए एक साल में। और वर्किंग टुवर्ड द इनोवेशन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज ड्राइवन बाय द टेक्नोलॉजी, इनके अगेंस्ट वो, इनके लिए वो काम करें। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंटिटी इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस, बेसिकली कोई एंटिटी नहीं बननी चाहिए किसी दूसरे एंटिटी को तोड़ के या रिकंस्ट्रक्ट करके या बिजनेस करके, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेंट बिजनेस है और उसको तोड़ के हमने बना दिया। लाइक आपने बिग बाजार है, उसको अलग अलग तोड़ दिया, बिग अलग कर दिया, बाजार अलग, तो वो बेसिकली स्प्लिट हो गया। तो उस हिसाब से हमने चीज़ें बनाई। तो एक सेकेंड। सो कंपनी बेसिकली अपना जो स्टार्टअप है उसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में 25 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और उसको 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन हुए। सो स्टार्टअप एलिजिबल है टैक्स बेनिफिट्स के लिए, उसको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं इंटर मिनिस्ट्रल बोर्ड से। 5 ईयर होने चाहिए आपको डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन से। प्राइवेट लिमिटेड या आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए, एलएलपी होनी चाहिए। टर्न ओवर फिजिकल एक्स ईयर में 25 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और एंटिटी स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू फॉर्म नहीं होनी चाहिए, और बेसिकली काम करनी चाहिए डेवलपमेंट, इनोवेशन, डिप्लॉयमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो टेक्नोलॉजी से ड्राइव हो रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हैं। अगर और भी लेक्चर्स के लिए, जो सीए फाइनेंस से रिलेटेड, हमें सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर अपने चैनल पर डाल रखे हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए जय हिंद।